हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, या जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे, केमिकल रिएक्शंस थे पी ब्लॉक एलिमेंट के, उसको लास्ट टाइम हम जो है वो हमने डिस्कस कर रहे थे। सो दिस वाज जो है वो लेक्चर नंबर 5 था जो हमने लास्ट टाइम लिया था कल। तो आज हमारा जो है वो ये लेक्चर नंबर 6 है इस चैप्टर का। तो छोटा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 13 में। तो रिएक्शन विद नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले जो है वो रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और हैलोजेंस के साथ देख लिए हैं। और अब इस तरह नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हमें शो करना है जो है वो किसका भाई, इनका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो देख लेते हैं, उसमें हम ग्रुप वाइज रिएक्शंस कर लेते हैं। इसके अंदर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 1 बाय 1। तो नाइट्रोजन से करना है तो 3A ग्रुप से कर लेते हैं, किसी एक का एल्यूमिनियम का कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर मेंशन नहीं करा, चूँकि अब आपको पता है कौन से ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है। तो एल्यूमिनियम के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन जब हम करेंगे तो Al के साथ, तो एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3 का एलिमेंट है, तो Al + N2 एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के रिएक्शन जब हमारे पास होगा, सो दिस विल बी फॉर्मिंग AlN हमारे पास बनेगा। और अगर हम इसकी वैलेंसी को सेट करें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और नाइट्रोजन की होती है -3। तो ये वैलेंसी कट हो जाएगी। ठीक है, तो वैलेंसी यहाँ पर कट आउट हो जाएगी, तो हमारे पास नीचे इसके कुछ भी नहीं आएगा। बस इक्वेशन बस हमें बैलेंस करनी पड़ेगी इन द एंड। यहाँ पर 2 लगा लेंगे और यहाँ पर 2 लगा लेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से अब ये हमारे पास ग्रुप 3 से हो गया। ग्रुप 4 से आते हैं कार्बन फैमिली से, और उसका नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। उसमें कार्बन का, सिलिकॉन का, किसी का भी करा सकते हैं। तो कार्बन का करा लेते हैं C + N2। तो ये ज़ाहिर सी बात है एडिशन रिएक्शन है, तो CN बन जाएगा। और कार्बन की वैलेंसी +-4 होती है, जो कि नाइट्रोजन के नीचे आ जाएगी, और नाइट्रोजन की -3 वैलेंसी कार्बन के नीचे आ जाएगी। तो ये C3N4 हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे और यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेमिंग के लिहाज से ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास बना, तो मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन जब अकेला होता है, तो कल मैंने आपको बताया था इसका नाम था नाइट्राइड। और ये हमारे पास क्या बन गया, दिस विल बी कार्बन नाइट्राइड। ठीक है, तो 4A ग्रुप से कार्बन का कर दिया, सिर्फ 5A ग्रुप से एक रिएक्शन कर लेते हैं। 5A ग्रुप में तो नाइट्रोजन खुद होता है ऑलरेडी ना, तो फॉस्फोरस से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस + नाइट्रोजन, तो ये भी साथ में रिएक्शन कर लेते हैं हमारे पास है। तो ये PN हमारे पास यहाँ पर बनेगा। ठीक है, उसके बाद वैलेंसी सेट कर लेंगे। देखो अक्सर बच्चे इसको गलत कर लेते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की रिएक्शन जब होता है ना, तो नाइट्रोजन की -3 वैलेंसी आती है। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस की वैलेंसी +3 -3 आएगी तो 3 कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर फॉस्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होता है। हमने पढ़ा था इससे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर कि जो है वो लाइक जो 5A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकते हैं मैक्सिमम। तो ये +5 में आ जाएगा फॉस्फोरस यहाँ पर। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अपनी। इसके लास्ट से अब क्या बनेगा इसके पास, यहाँ पर कंपाउंड जब आप देखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा P3N5 हमारे पास ये बन जाएगा। तो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी P3N5। नाम इसका भी हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड फॉस्फोरस नाइट्राइड। ये हमारे पास कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड फॉस्फोरस नाइट्राइड। ठीक है, 6A के बाद, जब 5A के बाद 6A ग्रुप से एलिमेंट अगर हम करें, लाइक नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है। लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हम कर चुके हैं। अगर हम देखा जाए ना तो पीछे इसमें ना तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, बट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करता है। ठीक है, तो वो हमने पीछे वहाँ पर किया है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो हमने किया है, लाइक नाइट्रोजन का, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो वो दोबारा से मैं नहीं कर रहा उसको, आई थिंक वो पीछे हम कर चुके हैं। इसके बाद अच्छा 7A ग्रुप से अगर हम कर लेते हैं, क्लोरीन से कर लेते हैं, तो N + Cl2, तो ये हमारे पास NCl बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारे पास -3 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। वैलेंसी इंटरचेंज होगी तो ये बन जाएगा हमारे पास NCl3। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पर हम इसमें 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लग जाएगा, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो नाइट्रोजन और 3 क्लोरीन लगा हुआ कोवलेंट कंपाउंड है, सो दिस विल बी ट्राइक्लोराइड। तो इसमें से कोई भी रिएक्शन, मतलब ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे
आ रहा है कि फास्फोरस यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं जिसको आपको याद करना हो उसके अंदर। मतलब ये अगर याद करने की चीज़ नहीं, आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये चूँकि पूरे चैप्टर में भरा हुआ ही है ना, अगर हम कुछ भी इसको छोड़ देना कर तो चैप्टर तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये। तो कहने का मकसद है कि करना पड़ेगा ना, कॉपी हमें भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, चीज़ों को लिखना पड़ेगा, जबकि लिखने की चीज़ें नहीं हमें आती हैं। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने भरी इस चैप्टर को इसी सोच दिया है। पहले था कि इंडस्ट्री हुआ करती थी, रट्टा मारना पड़ता था, डाउन सेल, सॉल्वे प्रोसेस, ये सब चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं न्यू बुक से। तो इक्वेशंस डाल दी, इक्वेशंस में बस ये है ना कि एक बार अगर आपको करना आ जाए ना, फिर आपकी मेहनत ही नहीं लगती इसके अंदर। फिर वो आप ये तो 4 हैं, आप ऐसे 40 इक्वेशन भी कर सकते हैं। इनकेस आपको ऐड करना आता और वैलेंसी का जो है ना आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा आता हो तो ये देखो लास्ट टाइम जैसे देखो नाइट्रोजन के रिएक्शन कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन होगी, इससे पहले कई बार और एडिशन रिएक्शन हमने किया है और सेम मेथड पर होता है अगर आप जानते हैं तो। बस वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि किसकी वैलेंसी क्या होती है, और ये 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट में ही पढ़ा था, सेकंड में दोबारा से आ गए। तो बस ये चीज़ है। तो देखा जाए तो ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। 5 और आखिरी रिएक्शन हमने 5 ही पढ़ा था ना पिछली बार। 5 का हमारे पास था दिस इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, आखिरी ये है ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, हमारे पास रिएक्शन सारे कंप्लीट हो जाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। अब हाइड्रोजन से रिएक्शन किस तरह से होगा, 3A ग्रुप से स्टार्ट अगर हम कर लें। अच्छा 3A ग्रुप वाले ना हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, चलो करा देते हैं, ठीक है। 3A ग्रुप से एल्यूमिनियम की करा देते हैं, ठीक है। तो Al ले लिया, बोरॉन का भी करा सकते थे, Al + H2, ये रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी फॉर्मिंग AlH। अब फिर से वही बात है, +3 अब वैलेंस नहीं लिखने देना, मसला तो नहीं है ना नहीं लिखने से, क्योंकि लिखने के बाद मिटाना ही होता है बार बार उसको। तो AlH3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बस सेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इधर पे 2 लगा दें, इधर पे 2 लगा दें, इधर पे 3 लगा दें, ये बैलेंस हो जाएगा। 3A ग्रुप से हो गया। 4A ग्रुप से बात करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता कभी भी। मतलब ऐसे कहना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन मिला दें तो बन जाना चाहिए CH4, मीथेन गैस, ऐसे ही है ना। बट ये रिएक्शन होता नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्टिविटी में टेक पार्ट नहीं लेता। सो दिस इज़ नॉट अ फिजिबल रिएक्शन इन केमिस्ट्री ना। तो हम ये रिएक्शन नहीं लिखते उसको, मतलब ये रिएक्शन हम नहीं लिखेंगे, कार्बन के साथ नहीं देगा रिएक्शन। अगर जो होना तो चाहिए मीथेन बनना चाहिए, लेकिन मीथेन को बनाने के और कई और तरीके हैं केमिस्ट्री के अंदर, बट ऐसे नहीं बनता कभी भी, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के रिएक्शन से। हाँ सिलिकॉन का करा सकते हैं 4A ग्रुप के अंदर से। सिलिकॉन के रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन से करा दें तो ये सिलिकॉन की वैलेंसी भी वही है, +-4 हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगी SiH4, ये बन जाएगा। बस बैलेंस करने के लिए इधर पर 2 लगा देंगे, सही है। तो बस ये याद रखना है कि 4A ग्रुप के अंदर जो है ना हमें जो है वो कार्बन के बजाय सिलिकॉन से ही रिएक्शन ये देगा, बाकी नहीं, कार्बन से नहीं देगा। इसके बाद नाइट्रोजन से कर लेते हैं। नाइट्रोजन से तो बड़ा आसान इक्वेशन होगा बेटा, N2 + H2, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, हेबर प्रोसेस कहा जाता है ना। क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है, बैलेंस करने के लिए N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3, ठीक है, पता है सबको, ईजी इक्वेशन है। इसके बाद आ जाते हैं किसके साथ, 5A ग्रुप हो गया, बस एक काफ़ी है। 6A ग्रुप की तरफ आ जाते हैं। इसका नाम अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, बहुत मशहूर नाम है इसका, अमोनिया। फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा आपने इसको, अमोनिया गैस। इसके बाद अमोनिया के बाद फिर हम 5A ग्रुप है ना 6A ग्रुप में आते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते हैं तो सिंपल वाटर बन जाएगा, ये बड़ा सिंपल है। H2 + ऑक्सीजन से करा देते हैं ना, H2 + 2 ये हमारा H2O बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इजी इक्वेशन है, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। बच्चों वाले को इसका नाम नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ वाटर, वैसे इतना तो पता होता है। तो इसके बाद लास्ट, इसके बाद किससे करा लें, Cl से करा लें। तो ये बड़ा आसान इक्वेशन है बेटा, H2 + 7A ग्रुप से Cl2, HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 लगा के बैलेंस कर लेंगे, सेट है, बस सारी इक्वेशन हो गई कंप्लीट। तो यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ से कमिट हो गई है, नाइट्रोजन यहाँ पर जो है ना उसमें जो है वो डायटोमिक स्टेट में होगा, जो हर जगह डायटोमिक स्टेट में ही होता है। तो यहाँ N2 हो जाएगा ना, तो फिर NCl3 बनेगा, बैलेंसिंग में मसला आ जाएगा फिर इसके अंदर, ठीक है। बैलेंस करने के लिए चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2 लगा लेंगे और यहाँ पर फिर 3 लगा देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन 3 बैलेंस इस तरह से हो जाएगी कि फॉस्फोरस पे यहाँ 3 लगा लेंगे और नाइट्रोजन यहाँ 5 है ना और यहाँ 2 है, तो 5 ओवर 2 कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये तो 5 ही रहेगा और ये 2 हो जाएगा, फिर दोबारा बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद बेटा हम देखेंगे, ये तो यहाँ पर हमारे रिएक्शंस इसके जो है वो कंप्लीट हो गए, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी रिएक्शंस थे जो वो करता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, तो 5 तरह के रिएक्शंस इसके अंदर हमने किए हैं। और उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक आ रहा है, ये भी एमसीक्यूज़ के अंदर आपसे आस्क किया जाएगा। तो ये एमसीक्यूज़ का टॉपिक है, ये कोई शॉर्ट लॉन्ग में नहीं बनेगा ये। सो दिस इज़ द केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस का केमिकल बिहेवियर, मतलब जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस के बारे में आप जानते हैं 7A ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। हैलोजेंस हमारे पास 7A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास हैलोजेंस होते हैं 7A ग्रुप के, और ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, कि हैलोजेंस किसे कहा जाता है, सॉल्ट फॉर्मर होते हैं। इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है इसके अंदर, हैलोजेंस के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला तो एसिडिटी ऑफ HX की एसिडिटी के बारे में डिस्कस करना है। HX किसे कहते हैं? HX को हम लोग या तो HX को हम कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको हाइड्रोजन हैलाइड। X से मुराद बेटा क्या होता है? X से मुराद हैलोजन है। जब भी X लिखा जाता है तो X हैलोजन को शो करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक में भी। तो X से मुराद यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वॉटएवर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए उसको हम लोग HX को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। हैलाइड से मुराद इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हैलोजन का आयन है तो हैलाइड, इसी को हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। इसी को समटाइम्स हम लोग कहते हैं हैलोजन एसिड्स। ये सारे के सारे एसिड होते हैं, इसके अंदर HF आ जाएगा, HBr आ जाएगा, HCl आ जाएगा, HI आ जाएगा, ये सारे हमारे पास हैलोजन एसिड्स कहलाते हैं। दे आर नोन एज हैलोजन एसिड्स, जिसमें से HCl बहुत फेमस है, जिसका नाम आप बचपन से सुनते आए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं तो फिर हमारे पास और भी एसिड्स हमारे पास इसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास HBr है, HF है, HI, ये सारे हमारे पास डिफरेंट एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम HX की बात करें, हैलोजन एसिड्स की बात करें, तो HX हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो HF भी आ सकता है, इसी तरह से HCl भी आ सकता है, HBr भी आ सकता है और HI भी आ सकता है। इन सब को कलेक्टिवली मिलाकर हम लोग कहते हैं HX, हैलोजन एसिड, ठीक है। अभी HF हमारे पास जो होगा इसका नाम होता है, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहा जाता है। HCl को हम लोग कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr को हम लोग कहते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और HI को हम लोग कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये इसके नेम्स हैं अलग अलग ना, जो नाम देते हैं। इसके अलावा भी इसको नाम हम दे सकते हैं। HF को हम ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसको ऐसे भी कहते हैं, सिंपल कह देते हैं, दिस इज़ हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो बात तो सही है, हाइड्रोजन हैलाइड के लिहाज से नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बजाय आप देखेंगे कहीं पर इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिखा होता है। तो बात तो वही एक ही बात है ना भाई, नाम ये भी बन सकता है। इसी तरह HBr को आप देखेंगे कहीं पर इसको लिखा होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस तरह से HI को आप देखेंगे कहीं पर ये लिखा होता है जिसके हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये सब नाम इसी के हैं, मल्टीपल डिफरेंट नेम्स हैं, मतलब दो नाम हैं सबके। कोई बच्चों को ये वाला नाम पता हो तो कुछ को ये पता हो, तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये होते हैं HX। तो HX की कहानी बता रहा था, HX होते हैं क्या है। तो HX एक जनरल टर्मिनोलॉजी है इन सब कंपाउंड के लिए, हैलोजन एसिड्स जिनको हम कहते हैं, या हाइड्रोजन हैलाइड जिनको हम कहते हैं। इनकी एसिडिटी बतानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी बतानी है, ठीक है। एसिडिटी आपको पता है कि भाई ये सारे के सारे एसिड है, तभी तो उनको कहते हैं हैलोजन एसिड्स, ठीक है। और एसिड है तो H+ डोनर्स हैं, H+ दे सकते हैं। तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि H+ देने की सलाहियत, ठीक है। तो उर्दू में इसको लिख देते हैं हम कि H+ देने की सलाहियत। तो इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एसिडिटी, कि किसी कोई कंपाउंड कितना ज़्यादा H+ दे सकता है, कितना रीडिली, कितने आराम से H+ दे सकता है। तो जो कंपाउंड आराम से H+ दे सकता है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है केमिस्ट्री के अंदर। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन आराम से H+ को दे सकता है। तो देखें भाई, जिसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होगा ना, वो सबसे आराम से H+ दे सकेगा, ठीक है।
अब इनमें से हमें देखना है कि सबसे, चूँकि सबके बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब जैसे अब ये बात हमने पढ़ी हुई है बेटा, ठीक है, इसको फर्स्ट ईयर में रिपीट हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। ये आपको मैं पढ़ाऊँगा, आपको खुद ही याद आएगा कि हाँ सर ये सब चीज़ आपने हमें बताई हुई हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर वही बैठे हैं जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, क्योंकि सारे ही वही बैठे हैं। तो HF, HCl, HBr, HI ये सारे हैं ना हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स हैं रिस्पेक्टिव। तो हमने पढ़ा था कि भाई इसके इन तमाम में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा हमारे पास, है ना भाई। HF, HCl, HBr, HI में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा, HF का होगा, चूँकि इट हैज़ हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट इसी में आएगा ना भाई, जब डिफरेंस लेंगे दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब इसकी 2.1 है, इसकी 4.0 है, इसकी 2.1 है, इसकी 3.0 है। तो जब हम डिफरेंस इसका लेंगे तो इसका डिफरेंस ज़्यादा आएगा, इसका डिफरेंस कम आएगा, इसका और कम, इसका सबसे कम डिफरेंस आएगा। और जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसका मतलब कि वो बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चूँकि उसमें उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। तो HF का जो बॉन्ड है ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है बेटा, कितनी भी वैल्यू को वैल्यू याद नहीं रखनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और HI का बॉन्ड हमारे पास कैसा हो गया भाई, इसके अंदर वीकेस्ट बॉन्ड हो गया, सबसे कमज़ोर तरीन बॉन्ड इसका हमारे पास हो गया। तो जो मजबूत बॉन्ड होता है जाहिर सी बात है वो तो अपना H+ इतना आराम से लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा ही नहीं इतना आराम से, इसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, जबकि ये अपने बॉन्ड को बहुत आराम से तोड़ देगा। तो जो आराम से बॉन्ड को तोड़कर H+ रिलीज़ कर सकता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिसको मुश्किल आ रही है अपने बॉन्ड को तोड़ने में तो जाहिर सी बात है कि वो H+ भी उतने आराम से नहीं लॉस कर सकता, उसके अंदर H+ देने की सलाहियत कम है। बस समझ रही कहानी क्या, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो आपको पता है कि HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। HI ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, HF से नहीं, HBr से। HBr ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, HCl, और HCl ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, HF से। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ इसके अंदर आ गई। तो इसका मतलब इसको मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ कि ये इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर चले जा रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर आ रही है हमारे पास, या नीचे लिख भी देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो HI के नीचे मैं लिख देता हूँ कि यह हमारे पास इन चारों में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है वो HI होता है, और जो इन चारों में से जो वीकेस्ट एसिड होता है वो हमारे पास HF होता है। बाकी इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ इनकी आएगी। लेकिन याद रखिए बेटा HX हैलोजन एसिड सारे के सारे कैसे होते हैं पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ही होते हैं, ये चारों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ना तो HI ज़्यादा एसिडिक है HF से, लेकिन HF इसका मतलब वीक एसिड नहीं है। अगर नॉर्मली आप कंपेयर करेंगे इनको एसिटिक एसिड और डिफरेंट वीक एसिड से तो ये स्ट्रॉन्ग ही कहलाएगा उनके कंपैरिजन में। तो ये भी ज़रा कॉन्सेप्ट बना लेना कि HX सारे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये नहीं कि इसको पी गए आप उसको उठा के कि भाई HF तो बड़ा वीक है पी जाते हैं उसको, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत डैमेज करेगा ये भी अगर आप इसको पी जाओगे। तो कहने का मकसद है इसके मुकाबले में, समझ में आ रही ना बात, एक ऐसी बता रहा हूँ कि लाइक रेसलिंग में हम बोल देंगे कि भाई फला 2 रेसलर हैं, ये रेसलर इसके वीक है, इसके में थोड़ी सब भिड़ जाएंगे जाके। अब वो उसके मुकाबले में तुमसे तो वो फिर भी स्ट्रॉन्ग है, सही बात है ना भाई। अगर 2 रेसलर लड़े और हम बोले भाई फला बंदा वीक है, या 2 क्रिकेटर खेल लें, बाबर आजम खेल लें, फ़खर जमान खेल लें, हम बोलते हैं यार फ़खर जमान बाबर आजम के सामने वीक है तो ये थोड़ी ना तुम बोर्ड मार दोगे फ़खर जमान को, तुम ऐसा तो नहीं है ना भाई। वो तुम उसको भी बॉल करोगे तो हर बॉल पर छक्के टिकाएगा तुमको, क्योंकि वो उसके मुकाबले में वीक है। बट देखा जाए तो ओवरऑल गली मोहल्ले के लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग है, सही बात है। तो इसलिए हम इसके लिहाज से बात करते हैं कि इनके अंदर ये वीक है लेकिन है ये भी स्ट्रॉन्ग। ये नहीं कि मतलब ये एसिडिटी और बेसिसिटी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है जिसमें हम रिलेट करके बात कर रहे होते हैं दो चीज़ों के बीच में। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों एसिड्स हमारे पास कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन हम सल्फ्यूरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं और नाइट्रिक एसिड को वीक कहते हैं जब ये दोनों किसी एक ही रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड वीक हो गया। अब वीक हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के सामने, वरना वो भी स्ट्रॉन्ग ही है। बात समझ में आ रही है। तो ये HF वीक है HI के सामने, वरना ये स्ट्रॉन्ग है। सही है स्ट्रेंथ के लिहाज से। आई थिंक समझ में आ रही होगी बात। तो वीकेस्ट कहने का मकसद दुनिया में वीकेस्ट नहीं है, इन चारों में वीकेस्ट है। सही है। बाकी बहुत से एसिड से स्ट्रॉन्ग होता है HF, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इन सब से स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट आ जाएंगे, समझ में आ गया। फर्स्ट एसिडिटी ऑफ HX, ठीक कॉन्सेप्ट बन गया ना। MCQs में आएगा क्वेश्चन, आएगा विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दिस। ये 4 ऑप्शन होंगे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड या वीकेस्ट जो पूछेगा MCQs में आप बता देना, ये कोई सवाल नहीं बन सकता इसके ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये पूरे एप्टीट्यूड के लिहाज से ये टॉपिक्स हमारे पास डले हुए।
एप्टीट्यूड की जो फेडरल की बुक होती थी ना, जैसे इस तरह से फेडरल बोर्ड की, एप्टीट्यूड में जिस तरह हम पढ़ते हैं ना, ये उसी लिहाज से टॉपिक है। आप देख सकते हैं याद करने की चीज़ें कुछ नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर। ये एंटी टेस्ट में जो MCQs आते हैं ना, ज़्यादातर ये इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर आज की जा रही हैं। रट्टा इन्होंने ख़त्म कर दिया ताकि बच्चे एंटी टेस्ट के लिहाज से तैयारी करें, तो इंटर में तैयारी करके ही उनका एंटी टेस्ट के लिहाज से भी प्रिपरेशन MCQs लाइक होनी शुरू हो जाए। तो मैंने जो किताब को देखा तो मैंने ये एनालाइज़ किया इस किताब को देखकर कि वो इस तरह से उन्होंने करना चाहा है कि बच्चों को टेस्ट की तैयारी भी इससे हो जाए, तो ऐसा कोर्स उन्होंने बनाया है। वरना ये सब चीज़ें ना हमें अलग से पढ़ानी पड़ती हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, ECAT MDCAT में। स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हैलोजेंस आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो खुद रिड्यूस हों, जो खुद रिड्यूस हों और दूसरे को ऑक्सीडाइज करें, ठीक है। और दूसरे को, उर्दू में लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आपको याद रहे, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करें, ठीक है बेटा। तो ये डेफिनेशन हो गई सिंपल उर्दू में, चूँकि अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस होता हो और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हैलोजेंस हमेशा ऐसे ही करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं और सामने वाले को हमेशा ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में अगर हम देख लेते हैं इसको जिसमें हैलोजन ऐसा कर पाते हैं, ठीक है, किसी भी जगह देख लो, जैसे कि H2 + Cl2 अगर हम देख लेते हैं कि इक्वेशन H2 + Cl2 इट फॉर्म HCl। एक बड़ी आसान सी इक्वेशन है, यहाँ पर देख लो, आसान सी इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखो 0 0 है, दोनों 0 0 है ना भाई। अब देखो हाइड्रोजन प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। देखो Cl 0 से -1 गया तो खुद रिड्यूस हुआ, लेकिन इसने इस H2 को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि 0 से +1 हो गया, इसके चार्ज बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हैलोजन साबित हो रहा है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये पे खुद इसके साथ क्या मामला आ रहा है, ये रिड्यूस हो जा रहा है, सही है। अब रिडक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो कि आराम से इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर पाते हैं, जो रिड्यूस हो सके ना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना। तो जो सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा बेटा, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब जैसे देखो, अब फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब बताओ सबसे ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा इन चारों में से? फ्लोरीन खींचेगा, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। और सबसे कम ताकत से आयोडीन खींचेगा, चूँकि टॉप से बॉटम आपको पता है ये बात ना, पढ़ाई है मैंने ये बात इस चैप्टर के स्टार्ट में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, कम होती है। तो इससे साबित हमारे पास ये हुआ कि सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आ जाएगा, F2। इसके बाद जो है वो आ जाएगा Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। तो ये हमारे पास इसकी डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ हमारे पास आ गए। वैसे भी हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर कि फ्लोरीन इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लिथियम इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हो ना, लेके खाना मज़े से आला मन जो करे फेंक दे कोई नहीं, गाय सुंदर प्यार भरी छापा F, याद आ रहा है उसमें सबसे आखिर में F होता था नीचे उसके, वो पूरा मैंने आपको लिखवाया था। ये ऐसी हवा में तीर नहीं चला, ये सब मैंने पढ़ा है, पूरा साल पढ़ा है, तो बहुत चीज़ पढ़ाई है। वो अलग बात है आपके दिमाग से निकल गया होगा, लेकिन पढ़ा सब है। अब जो पढ़ाने वाले को याद रहता है क्या क्या पढ़ा है, लेकिन पढ़ने वाले को नहीं याद रहता है कि क्या क्या पढ़ा है। सिंपल सी बात है, उसको 20% भी याद रहे तो बड़ी बात है, 80% तो भूल ही जाते हैं वो, सिंपल सी बात है। हम भी ऐसे ही करते थे, तो हमारे सर बोलते रहते थे पढ़ा है, फिर हम सोचते थे पता नहीं कब पढ़ा है, याद ही नहीं आ रहा। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है, और आयोडीन हमारे पास हो गया, दिस इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए? बाकी उसके बीच में हो जाए कंपैरिजन के अंदर। नेक्स्ट, हैलाइड आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब हैलाइड आयन से क्या मुराद हो जा रही है बेटा, X-। ये भी बड़े काम की चीज़ है कि हैलोजेंस जो है ना वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन हैलाइड आयंस जो होते हैं ना, X- आयंस, वो हमारे पास क्या होते हैं भाई, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें X- भी हो सकते हैं, या हम उसको HX भी कह सकते हैं, जो कि HX के अंदर आपको पता है X- में होता है। जैसे हैलोजन एसिड है ना, जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर H+ हो गया और X- है ना ये, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, एक हैलोजन एसिड सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये रिवर्स काम करेगा, उलट करेगा ना भाई। जैसे मिसाल के तौर पे देखो ज़रा, यहाँ पर Na हो गया, Na+ हो गया और Cl- हो गया ना। अभी जैसे हमारा क्या बना गया, NaCl बना गया। अब ऐसे एग्जाम्पल में चेक करो
कि यहाँ पर जीरो हो गया, देखो जीरो चार्ज हो गया, ये भी जीरो हो गया, कहने को न्यूट्रल हो गया। तो जीरो से ये क्या हो गया, -1 से जीरो हो गया, तो खुद क्या हो गया Cl माइनस यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पर ये सोडियम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि Cl माइनस असल में क्या होता है, ये जो Cl जो सिर्फ क्लोरीन होता है ना, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, लेकिन जो Cl माइनस ये जो हैलोजन एसिड्स होते हैं वो हमारे पास सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। उल्टा हो चक्कर हो जाता है सिर्फ एक साइन लगने की वजह से, ठीक है। तो हलाइड आयंस जो होते हैं, X माइनस साइंस होते हैं, या हाइड्रोजन हलाइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, सामने वाले को रिड्यूस करते हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास रिवर्स हो जाती है। अब हमारे पास क्या, उसको उल्टा कर देते हैं कि I माइनस, उसके बाद Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस, ठीक है। चूंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होने की बात की जा रही है ना, जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, सामने वाले को रिड्यूस करेंगे। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना भाई, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना। तो इलेक्ट्रॉन लॉस आराम से कौन कर सकते हैं इन चारों में से, इन चारों में से लॉस आराम तो आयोडीन कर सकता है ना, फ्लोरीन थोड़ी ना लॉस कर सकता है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है। इसलिए हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट F माइनस अच्छा नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग तो बहुत अच्छा बेस्ट है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट वर्स्ट है ये। और आयोडीन देख लो कि वर्स्ट या वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास ये आ गया I माइनस इन चारों में से, सही है। तो उल्टा ट्रेंड चलेगा, चूँकि जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा रखता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत कम होती है, समझ में आ गई बात। इस लिहाज से इसका रिवर्स स्टैंड आता है जब हलाइड आयंस की बात करते हैं। तो ये चीज़ भी देखिए याद रखना है कि दोनों में सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज नहीं होने, अलग अलग चीज़ें। तो I माइनस को हम यहाँ I माइनस भी लिखा सकते हैं, क्या पता पेपर में HI लिख कर बोल दे तो परेशान मत होना है, या फिर या पेपर में HF लिख कर बोल दे तो परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये हमारा जो है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। लास्ट इसके बाद है, ये हमने पढ़ लिया था कल, ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर सिर्फ Cl के अंदर एक खास प्रॉपर्टी एक ऐसी होती है क्लोरीन की, जिसमें वो ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकता है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल क्लोरीन का ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं, रिड्यूस भी हो जाते हैं। पढ़ा हुआ कल ही पढ़ा था ये, मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ। जब आप क्लोरीन को वाटर से रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन को जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो याद है कल पढ़ा था HCl और HOCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सेकंड वन इज दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखने की है, समझने की है कि यहाँ Cl 0 है। अब 0 से देखो यहाँ पर Cl -1 हो गया, और यहाँ पर देखो H+1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। तो -2 और +1 कितना हो गया हमारा, -1। तो Cl क्या निकल कर आया इसका यहाँ पर हमारे पास +1। तो यहाँ पर एक चीज़ को देखें ज़रा कि क्लोरीन जो है ना Cl2, ये क्लोरीन 0 से -1 भी हुआ है, मतलब रिड्यूस भी हुआ है, और 0 से लेकर +1 भी हुआ है। एक ही रिएक्शन के अंदर क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और एक एटम रिड्यूस हो रहा जा रहा है। इसको हम लोग कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन की खासियत होती है कि पानी में जब ऐड करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक रिड्यूस हो जाता है, दोनों चीज़ें एक साथ इसके अंदर हो जाती हैं। तो ये चीज़ है, समझ में आ गई बात, बस ये लिख लो कम। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। पुरानी बुक में भी इंपॉर्टेंट रहता था, न्यू बुक में भी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सारी इंडस्ट्री हटा दी गई है, इसको छोड़ दिया गया है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, कि कुछ पढ़े ना पढ़े एटलीस्ट केमिस्ट्री के स्टूडेंट इस इंडस्ट्री को पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम देखेंगे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की, तो आज की क्लास में कि इंडस्ट्रियल लेवल पे सनत में लार्ज स्केल में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन किस तरह से की जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पर, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं आप, इसका फार्मूला हमारे पास होता है H2SO4। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को सल्फ्यूरिक एसिड को एक और नाम देते हैं, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल में ऑयल तो इसलिए कहते हैं बिकॉज ये देखने में ऑयली लगता है, विस्कस सा होता है, गाढ़ा सा होता है। अगर आपने लैब में कभी इस्तेमाल किया है सल्फ्यूरिक एसिड तो तेल जैसा लगता है देखने में, लाइक ऑयली जैसा लगता है, पानी जैसा
मतलब हल्का पतला नहीं होता, बल्कि विस्कोसिटी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके अंदर आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ती हैं तो सूरत में विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, तो गाढ़ा सा हो जाता है ये देखने में, ठीक है। तो दैट्स उसको ऑयल कहते हैं। अच्छा बच्चे कैसे विट्रियोल क्यों बोला जाता है फिर? तो विट्रियोल इसलिए कि एक पुराने ज़मानों में, पुराने वक्तों में एक मिनरल से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था। उस मिनरल का नाम था, उस मिनरल को हम लोग कहते थे ग्रीन विट्रियोल। एक तो ब्लू विट्रियोल आपने सुना होगा, दैट इज़ कॉपर सल्फेट को कहते हैं, और एक होता है ग्रीन विट्रियोल, ये भी आप लोगों ने लैब में देखा होगा। इसका फार्मूला होता है FeSO4, फेरस सल्फेट को हम लोग कहते हैं। लाइट ग्रीन कलर का होता है ये फेरस सल्फेट, ठीक है। जब आप लोगों ने नाइट्रोजन टेस्ट किया होगा, नाइट्रोजन टेस्ट एलिमेंट डिटेक्शन में कॉलेज में, तो वहाँ पर नाइट्रोजन टेस्ट के लिए जो पहला टेस्ट यही होता है कि उसके अंदर हम जो है वो ग्रीन जो है वो विट्रियोल मतलब फेरस सल्फेट डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो परेशान ब्लू कलर अपीयर होता है। तो वो फेरस सल्फेट वहाँ आपने देखा होगा, वो हल्का थोड़ा सा लेते हैं बिल्कुल उसको ना, तो वो फेरस सल्फेट FeSO4 लाइट ग्रीन कलर का होता है, दैट्स द ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। तो उससे पुराने ज़मानों में क्या होता था बेटा कि ऑयल ऑफ विट्रियोल बना करता था, तो दैट्स मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बना करता था, इस वजह से इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। तो रीज़न बता रहा हूँ कि इसका दूसरा अल्टरनेट नेम ये क्यों है। इसी सल्फ्यूरिक एसिड को, ऑयल ऑफ विट्रियोल को ही, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, किंग ऑफ कंपाउंड्स। जैसे आम कहलाता है ना फलों का बादशाह, या शेर को हम कहते हैं कि भाई शेर जंगल का बादशाह है, इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स का भी बादशाह है, कंपाउंड का किंग है, तो किंग ऑफ कंपाउंड कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। तो ये MCQs के लिए याद रख सकते हैं कि किंग ऑफ कंपाउंड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। किंग क्यों कहा जाता है इसको? बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट इंडस्ट्रियल यूजेजेस। इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री बिना सल्फ्यूरिक एसिड के नहीं रन होती है। दैट्स वाई इसकी इतनी हाई यूजेज की वजह से, वास्ट यूजेज की वजह से इसको किंग ऑफ कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि जितना इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड का है केमिस्ट्री के अंदर, तो शायद ही कोई दूसरा ऐसा कंपाउंड है जिसका इतना इस्तेमाल हो। मतलब मुझे तो नहीं पता इस बारे में, ना शायद है ऐसा कोई कंपाउंड और, ठीक है। इसी वजह से इसको रखा गया इस बुक के अंदर, न्यू बुक में इसको हटाया नहीं गया, वरना हर इंडस्ट्री हटा दी सवाल इसको छोड़कर। तो बनाते कैसे इसको है बेटा? तो इसको बनाने का तरीका है, एक प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से इसको बनाया जाता है बेटा। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में उसके कितने स्टेप्स हमारे पास होते हैं? तो 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स से बनता है। अगर आप इसको समझ लोगे जो मैं बता रहा हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है डायग्राम को याद करने की, या कोई ज़रूरत नहीं है कि रट्टा लगाने की इन चीज़ों को, लाइक कि आप याद करने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। वो मैं लिखा था इस वजह से हूँ कि चलो एक चीज़ आपके पास हो, पैटर्न पता हो कि लिखा किस तरह जाएगा अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, वरना आप लेक्चर लेकर भी आप इजीली जो है ना वो खुद लिख सकते हैं, तो ऐसा मसला नहीं अगर मैं समझा दूँ तो, ठीक है। तो सबसे 5 स्टेप इसके अंदर है बेटा, एक एक करके, 1 बाय 1 देयर आर 5 स्टेप्स। तो मैं एक एक करके स्टेप जो आपने लिख लिया मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है बर्निंग ऑफ सल्फ़र। बर्निंग ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र को जलाया जाता है सबसे पहले। तो ये सल्फ़र को जलाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहला स्टेप यहाँ पर हमारे पास होता है इधर पर। सो बेटा दिस इज़ स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पर आपके पास स्टेप नंबर 1 होगा बर्निंग ऑफ सल्फ़र। ये जो बॉक्स है ये हमारे पास कहलाता है सल्फ़र बर्नर। इसमें सल्फ़र को जलाया जाता है। सल्फ़र जिसको हम लोग कहते हैं उर्दू में गंधक कहते हैं इसको ना, पीले रंग का होता है, ये देखा होगा आपने, गंधक, पानी वगैरह साफ़ करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है इसको। आपने क्लास में 10 में पढ़ा होगा फ्राश प्रोसेस या फ्राश मेथड, तो चैप्टर 14 था आपका ना, सल्फ़र एंड इट्स एक्सट्रैक्शन। तो सल्फ़र के जो एक्सट्रैक्शन का तरीका था, ज़मीन के अंदर 3 पाइप डाल के निकालते थे ना, डायग्राम थी उसकी, अलग अलग डायमीटर्स की कंसेंट्रिक पाइप्स होते थे। तो वो फ्राश प्रोसेस से ज़मीन के अंदर से उसको निकाला जाता था सल्फ़र को। फिर सल्फ़र को ज़मीन के अंदर से निकाला हमने और उसको हमने डाल दिया सल्फ़र बर्नर में, और एक तरफ से हमने ऑक्सीजन गैस डाल दिया, एयर डाल दिया। उससे क्या होगा, सल्फ़र ऑक्सीजन रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। लेकिन मसला ये है ना बेटा कि देखो अब रिएक्शन तो हो जाएगा कि सल्फ़र है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। लेकिन एक मसला ये होगा कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनेगी ना, ये प्योर नहीं होगी, ये गैस हमारे पास होगी इम्प्योर। ये गैस फॉर्म में होगी, ये गैस हमारे पास इम्प्योर होगी। रीज़न क्या है कि ज़मीन के अंदर जो सल्फ़र आप निकालते हैं ना, वो 2 चीज़ों को इम्प्योरिटीज़ के साथ लेकर डस्ट के साथ निकलता है। ज़ाहिर सी बात है सल्फ़र निकल रहा है तो धूल मिट्टी भी ज़मीन के अंदर से निकलेगी, और साथ में इसमें एक और इम्प्योरिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड, AS2O3। तो ये इम्प्योर होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसमें 2 तरह की इम्प्योरिटी होती है, एक तो इसके अंदर डस्ट होती है, धूल, और दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है आर्सेनिक ऑक्साइड। फॉर्मूला इसका हो जाएगा, ये देखो आर्सेनिक ASO हो गया ना,
आर्सेनिक आपको पता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये ग्रुप 5 के एलिमेंट है। तो ये -3 वैलेंसी हो गई, इसकी -2 वैलेंसी हो गई। तो आर्सेनिक ऑक्साइड अगर आपको बनाना है तो वैलेंसी को एक्सचेंज करके हम क्या लिख देंगे, AS2O3। तो ये हमारे पास कहलाएगा आर्सेनिक ऑक्साइड। ये 2 इम्प्योरिटी हैं, इन 2 इम्प्योरिटी को रिमूव करना पड़ेगा, इनको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए प्यूरिफिकेशन चेम्बर से गुजारना पड़ेगा। अगर आपने इसको रिमूव नहीं किया और रिमूव किए बिना इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कॉन्टैक्ट टावर के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास एक कैटलिस्ट यूज़ होता है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो क्या करेगा इस कैटलिस्ट की वजह से, और यहाँ पर कैटलिस्ट जो हो रहा है V2O5, और अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो ये कैटलिस्ट को डैमेज कर देगा, ख़राब कर देगा, ये पॉइज़न कर देगा। पॉइज़न मतलब होता है ख़राब कर देना, डैमेज कर देगा, और काफ़ी महंगा आता है, कॉस्टली आता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इसको पहले प्योरीफाई करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, जो उसके अंदर ये दोनों इम्प्योरिटीज़ हैं इसको रिमूव करते हैं, तन जाकर फिर आगे हम आगे प्रोसेस में लेकर कॉन्टैक्ट टावर में लेकर जाते हैं। तो स्टेप इसी वजह से हमें जो स्टेप 2 करना पड़ता है वो स्टेप 2 हमारे पास क्या कहला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। SO2 गैस की प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो ये जो आपको ये दिख रहा है ना प्यूरिफिकेशन चेम्बर सारे, तो ये प्यूरिफिकेशन चेम्बर्स के अंदर ही हमारे पास जो है वो स्टेप नंबर 2 हो रहा है। ये 3 प्यूरिफिकेशन चेम्बर होते हैं, डस्ट फिल्टर, वॉशिंग टावर, ड्रायर, ये तीनों एक ही साइज़ के। इन तीनों से एक एक करके 1 बाय 1 गुजारा जाता है इसको प्योरीफाई करने के लिए, इसको जो है वो मतलब देखा जाए तो प्योर बनाने के लिए, खालिश करने के लिए। सबसे पहले इसको डस्ट फिल्टर में गुजारते हैं। डस्ट फिल्टर बिल्कुल एक खाली डब्बा होता है, इसके अंदर और कुछ नहीं होता। यहाँ पर बस इसको 5 से 10 मिनट के लिए ना गैस को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। तो उसके अंदर जो डस्ट होता है वो अपने आप ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, झाड़ू लगाने से क्या होता है कि जो डस्ट होता है वो कमरे में इधर उधर फैल जाती है, लेकिन 2 से 3 मिनट में या 5 मिनट में क्या होता है वो सारी डस्ट नीचे बैठ जाती है खुद ब खुद। तो यहाँ पे कोई डब्बा, खाली डब्बा होता है, बस यहाँ पर हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, तो उसका डस्ट ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाता है। फिर डस्ट फ्री सल्फर डाइऑक्साइड गैस आगे चले जाती है। तो डस्ट रिमूव ऐसे डस्ट फिल्टर में हो गया, इसमें कोई और प्रोसेस, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। नेक्स्ट उसके बाद जब आगे जाते हैं तो फिर अब देखो डस्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन आर्सेनिक ऑक्साइड है, तो ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये तो अभी भी बाकी है। तो आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम इसको वॉशिंग टावर में लेकर जाते हैं। वॉशिंग टावर में क्या है बेटा कि उसके ऊपर हमारे पास जो है ना वो वाटर, पानी ऊपर टैंक में डाला होता है और पानी का स्प्रे ऊपर से किया जाता है। तो आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है ना बेटा, आर्सेनिक ऑक्साइड ये होता है हमारे पास वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल ऑक्साइड है। जबकि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ना, SO2 गैस, ये हमारे पास कैसी होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होती है। तो अब क्या हो जाएगा आपको पता है, जैसे पानी का स्प्रे करेंगे आर्सेनिक ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व होकर नीचे आ जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व हो गई नहीं तो उसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये प्योरीफाई हो गया, अब आर्सेनिक ऑक्साइड भी रिमूव हो गया वाटर के स्प्रे से। तो इसके बाद क्या होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड के रिमूव होने के बाद आगे जाते हैं तो एक मसला इसके अंदर आ गया कि ये गैस प्योर तो हो गई, लेकिन प्योर होने के साथ साथ मॉइस्ट हो गई, गीली हो गई। और गीली गैसेस जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, ड्राई गैसेस फास्टर रिएक्शन करते हैं, जो सूखी गैसेस होती हैं जिनमें मॉइस्चर नहीं होता, जिसमें कोई नमी नहीं होती। तो उसको रिमूव करने के लिए फिर हम कहाँ लेकर आ जाएंगे, इसको ड्रायर में लेकर आ जाएंगे, या इसको ड्राइंग चैम्बर या ड्राइंग टावर भी बच्चे कहते हैं कि बात है, ड्रायर है ये। अब ड्रायर में क्या करेंगे, हमको डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ऊपर एक और टैंक होगा जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत शार्प स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो अपने आप को शार्प समझते हैं, वो फ़ौरन से सवाल करते हैं अभी तो बना ही नहीं, तो आया कहाँ से, अभी तो बनाएंगे आप आगे जाकर, सल्फ्यूरिक एसिड तो बना ही नहीं अब तक, तो पहली बार कैसा आया होगा। तो भाई ये पहली बार इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कुछ और था, ग्रीन विट्रियोल से इसको बनाते थे, तो उससे बना कर डाल दिया पहली बार, उसके बाद तो आता रहेगा ना। मतलब दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा भी तरीके होते हैं, जैसे एक तरीका ग्रीन विट्रियोल्स है, सही है। तो ये सवाल नहीं होगा यहाँ पे कि आया कहाँ से सर पहले से। थोड़ा सा बस इसमें छिड़काव करना पड़ता है, ड्राइंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड के। आगे में नेक्स्ट वीक में हम क्लास में पढ़ेंगे अगले हफ्ते कि सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट होता है, वो मॉइस्चर रिमूव कर देता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर से। ये इसकी प्रॉपर्टी एक है, केमिकल रिएक्शन है इसका। नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा जब इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, अभी तो हम जैसे इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर स्प्रे करेंगे ना, जैसे ही जो है वो मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस पर, तो करेगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड सारा मॉइस्चर रिमूव कर देगा, सारा वाटर मॉलिक्यूल खींच लेगा साफ। तो क्या होगा, जो गैस हमारी प्योर और ड्राई हो जाएगी। प्योर तो पहले ही थी,
ड्राई हो जाएगी, सूखी भी हो जाएगी। अब इस प्योर और ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फाइनली हम डालेंगे नेक्स्ट टावर में, कॉन्टैक्ट टावर में। तो यहाँ पे स्टेप 3 हमारे स्टार्ट हो जाएगा और सबसे मेन स्टेप यही है। और इस टावर का नाम ही है कॉन्टैक्ट टावर, इसी के नाम से ये प्रोसेस कहलाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इस टावर के नाम पर। यहाँ पर जाकर हमारे पास होगा स्टेप नंबर 3। समझ में आ रही बात यहाँ तक क्या बता रहा हूँ? तो यहाँ पर जाकर स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 3 हम किसे कहेंगे? स्टेप नंबर 3 इज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन करेंगे स्टेप 3 के अंदर। अच्छा, स्टेप 1 में आपने इक्वेशन जो लिखनी थी वो ये वाली इक्वेशन थी जो आपने जगह छोड़ी थी ना 2 लाइन, तो उसमें ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, एंड लिखा रहेगा, एंड में लिख लेना, ठीक है। इसके बाद इसमें भी एक लाइन छोड़ी तो उसमें भी इक्वेशन आएगी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन। अब देखो बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर चलेगा कॉन्टैक्ट टावर के अंदर, ठीक है। अब इसको SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है। इसका रिएक्शन मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से होगा, मैं नीचे दोबारा से लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा, ताकि इसमें आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएं। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा हमारे पास, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ कि SO2 का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये बन जाएगा SO3, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन ऐड होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा लेंगे, यहाँ पर 2 लगा लेंगे, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब मसला है इस इक्वेशन के साथ एक ऐसा जो आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर आपको याद है वो चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें आप एक चीज़ जानते थे। अच्छा, ये सब गैसेज हैं, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, होमोजेनियस रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। तो आप जानते थे वहाँ पर एक बात मैंने बताई थी, और ये सबसे पहले दिन ही आपको पता होती थी कि अ रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इन बिटवीन कहीं पर वो स्टक हो जाता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और फिर रिएक्शन आगे बढ़ता ही नहीं है। अब वो कभी कभार बिल्कुल शुरू में रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, कभी कभार लास्ट में। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता है, वो केसी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है, हाई है, लो है, मॉडरेट है, पढ़ा है ना ये सब, ये सारे बहुत डिटेल में पढ़ा है, काफ़ी टाइम लगा इस चैप्टर पे, बड़े मुश्किल न्यूमेरिकल होते थे उसके, याद है ना। तो अभी तो इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बस हमें ये बात करनी है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम चाहते हैं कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको ऑब्टेन करवाना है तो वहाँ पर आपको एक रूल फॉलो करना पड़ता है, एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। पता है वो प्रिंसिपल याद है सबको, आया भी था पेपर में, ली-चार्ट-लेयर्स प्रिंसिपल। ये इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और वहाँ पर हमारे पास था भी हेबर्स प्रोसेस की एग्जाम्पल थी ना, अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी लगा सकते हैं। अब ली-चार्टर प्रिंसिपल क्या कहता था बेटा, कि अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो आपको 4 तरह की चेंजिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले ही चेंज किस में चाहिए थी, कंसंट्रेशन में। दूसरी चेंज किस में चाहिए थे बेटा, टेम्परेचर में। तीसरी चीज़ किस में चाहिए थी, प्रेशर में। चौथी चीज़ चेंज किस में चाहिए थी, कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, सबको याद है ये। तो ये 4 चीज़ों को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यही किया जाए, कंसंट्रेशन आपको पता है। अब देखो, दिस इज द रिएक्टेंट, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है ना भाई। तो आपको किसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको रिएक्शन फॉरवर्ड करवाना है, तो रिएक्टेंट की बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 इज इंक्रीज्ड, इसलिए इसको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। इस रिएक्शन को कभी हम रोकते नहीं हैं, साल के 365 दिन ये रिएक्शन चलता रहना चाहिए, ठीक है। ईद और बकरीद वाले दिन, मुहर्रम वाले दिन भी इस रिएक्शन को चलना पड़ेगा इंडस्ट्री को। उसमें लोग जाएंगे काम करने के लिए, शिफ्टों की जॉब होती है, तो उसमें जाएंगे, वो जॉब करेंगे जाकर इसमें। चूँकि अगर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो फ़ौरन से बैक हो जाएगा, ये बैकवर्ड हो जाएगा। चूँकि अगर आपको फॉरवर्ड बनाए रखना है तो आपको कंटिन्यूस सप्लाई SO2 और O2 की देनी पड़ेगी। और सल्फर डाइऑक्साइड की कंटिन्यूस सप्लाई उस वक्त है कि जब यूवी इंडस्ट्री चलते रहेगी कंटिन्यूसली, रुकनी नहीं चाहिए। तो लगातार चलती रहती है, सालों साल चलती रहती है, बीच में कभी स्टक कर देते हैं इसको शटडाउन पीरियड के अंदर, वरना चलती रहती है, वो एक अलग कहानी। तो उसके बाद टेम्परेचर की बात कर लो बेटा। ये रिएक्शन जो है ना, इस रिएक्शन में आगे लिख दूँ कि इसकी रिएक्शन के जो डेल्टा H है ना,
डेल्टा एच वो नेगेटिव है। इससे क्या साबित होता है कि रिएक्शन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कैसा रखें, हाई के लो, फॉरवर्ड करवाना है, फॉरवर्ड करवाने के लिए लो करते हैं ना टेम्परेचर, याद है ना सबको कि लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाता है एक्सोथर्मिक के लिए, तो हमें लो टेम्परेचर चाहिए होगा। लो टेम्परेचर में टेम्परेचर तो 1000 से ऊपर जा रहा होता है, क्रॉस कर रहा होता है, कम करके हम इसको टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन कर देते हैं कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसके बाद प्रेशर, प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या था, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स चेक कर लेते थे। रिएक्टेंट के मोल हमारे पास 3 मोल दिख रहे हैं सबको, 2 और 1 3, और प्रोडक्ट के मोल जैसे हमें कितने मिलने हैं, और हमें पता है जब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट से तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, ऐसा है ना बेटा। तो ये तो इसका प्रेशर हम यहाँ पर कितना रखेंगे भाई, हाई प्रेशर रखेंगे। हाई प्रेशर में हमें 1 से 2 ATM तक इसका प्रेशर जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, 1 से 2 ATM तक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 से 2 ATM। नॉर्मल 1 ATM प्रेशर होता है तो 1 से 2 के दरमियान कोई प्रेशर हम रखते हैं इसका, ठीक है, हाई प्रेशर। इसके बाद कैटलिस्ट भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, V2O5। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, इसका पूरा नाम होता है वनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो इसका वनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सारी कंडीशंस हमें यहाँ पर जो है क्या करने के करके उसके अंदर मेंटेन करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इस तरह स्लैश डाल के V2O5 भी लिख लेते हैं, वनेडियम पेंटाऑक्साइड की नीड है। तो ये रिएक्शन में कंडीशन मेंटेन हो गई। तो उससे क्या होगा कि 100% हमारे SO2 गैस जो है ना वो SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO3 SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी, वरना ये रिएक्शन रिवर्सिबल था, ये स्टक हो जाता है, ये आगे बढ़ता ही नहीं। इसको बढ़ाने के चक्कर में हमने ये सारी चेंजिंग कर दी उसके अंदर, जो हमने फर्स्ट टाइम इन डिटेल पढ़ा है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि SO3 गैस आगे बन जाएगी। SO3 गैस मतलब दिस इज सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, इसको हम लोग सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस कहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 होगा। इस स्टेप 4 को हम लोग कहेंगे दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। ओलियम की फॉर्मेशन होगी, मतलब करेंगे क्या कि ये सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस यहाँ पर आ गई और ऊपर हमने एक टैंक लगाया होगा जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होगी, उसको इस पर हम स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने से होगा क्या, इसको इसमें ऐड करेंगे तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड SO3 में ऐड होगी तो ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा। देखो ये हमने हमारा SO3 आया और ऊपर हमने एक टैंक लगाया हुआ था सल्फ्यूरिक एसिड का, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिला तो एडिशन हो गई, H2H2O7 बन गया, H2 सल्फर 2 और ऑक्सीजन 4 और 3 7, H2H2O7 इसी को कहा जाता है केमिस्ट्री में ओलियम। ओलियम बन गया। फिर इस ओलियम को हम आगे लेकर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो ओलियम बन जाएगा फिर हम इसको पाइप के थ्रू आगे ट्रांसफ़र कर देंगे और लास्ट स्टेप हमारे पास आएगा स्टेप नंबर 5, जिस पर हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब वो कैसे बनेगा, इसको हम लास्ट जो हमारा टावर है इसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूशन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में तो हमारा ओलियम बन गया, इन द एंड फाइनली क्या होगा हमारे पास डाइल्यूशन टावर। डाइल्यूशन टावर में इस ओलियम को हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। H2H2O7 है, इसमें वाटर ऐड करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा H2SO4 और ये H2SO4 हमारा 98% प्योर या 98% कंसनट्रेटेड होगा, तो यहाँ से हमारा बाहर निकल जाएगा। अब अक्सर बच्चे ये सवाल ये भी करते हैं कि सर आपने यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और यहाँ से निकाल दिया है, तो कहने का मकसद है कि फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ जब डाल रहे हैं यहाँ से निकाल ले रहे हैं। माना कि यहाँ पर बस स्प्रे कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा डाल लें, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत बड़ी अमाउंट में आप ऐड कर रहे हैं, तो इस पर तो फिर तो फ़ायदा नहीं हुआ इस प्रोसेस का, जो डाला वो मिल गया, तो आपने घुमा फिरा के एक ही बात कर दी। बट ऐसा नहीं है, इस चीज़ को साबित करने के लिए देखो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल है, 1 मोल है ना भाई, और जो सल्फ्यूरिक एसिड आपको यहाँ पर मिल जाए प्रोडक्ट की फॉर्म में वो कितना मोल है, वो 2 मोल्स हैं, तो ओवरऑल 1 मोल का फ़ायदा है। मतलब 10 kg आप यहाँ डाल रहे हो तो 20 kg मिल रहा है, 1000 kg डाल रहे हो तो 2000 kg मिल रहा है, तो कंपनी तो प्रॉफिट के लिहाज से बात करती है ना भाई, तो वो इस लिहाज से डबल चुके मिल रहा होता है, तो ओवरऑल फ़ायदा ही हो रहा होता है, देखा जाए तो नुकसान नहीं हो रहा होता है इसको। हाँ अगर इतना ही डालें, 1 मोल यहाँ डाल तो 1 ही मोल निकल जाता तो 100% लॉस है इस कंपाउंड, तो फ़ायदा ही नहीं है ना, संडे 1 रुपये कंपनी नहीं कमा सकती इससे, बट ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो लेट मी रिपीट द थिंग्स फॉर यू। सो दिस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस,
and the one of the most important process in industries for the production of sulfuric acid. It involves the following 5 steps. ठीक है? So the first step is the burning of sulfur. In sulfur burner, sulfur is burned in the presence of oxygen to form sulfur dioxide gas. This sulfur dioxide gas contains impurities of dust and arsenic oxide, and they can damage or spoil the catalyst inside contact tower. So these impurities must have to be removed before transferring it into the contact tower. So the impure sulfur dioxide gas is passed through purification chambers. In purification chambers, it is passed through 3 different towers. In dust filter, dust is removed. Then in washing tower, water is sprayed from the top so that arsenic oxide is removed, and the moisture of sulfur dioxide gas is removed in dryer, where sulfuric acid is used as a drying agent. Then this pure and dry sulfur dioxide gas is transferred into contact tower, where it reacts with oxygen and oxidizes into sulfur trioxide gas. But there is one problem, that this reaction is reversible. So in order to get the most amount of product, we have to apply Le-Chatelier's principle. We have to give continuous supply of sulfur dioxide gas, and we have to decrease the temperature up to 500 degrees centigrade. We have to increase the pressure up to 1 to 2 atm, and we have to use a catalyst as well, that is vanadium pentoxide. These conditions produces 100% SO3 sulfur trioxide gas, and these reactions become irreversible. So then SO3 gas produced in this step is transferred into absorption tower, where sulfuric acid is absorbed on it to form oleum, H2S2O7. Then this oleum is diluted in dilution tower by the addition of water, so that 98% concentrated sulfuric acid is produced. So ये clear है भाई?